नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा पार्ट 12 है और इससे पहले हमारे एनसीईआरटी ईवीएस के 11 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और आज हम देखते हैं पार्ट 12। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया है सॉलिटरी वास्प के बारे में। इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस डिड। Solitary wasp, particularly hunting wasp, preserve food for their larva। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो पहले से ही, जब से ह्यूमन ने फूड स्टोर करना स्टार्ट किया उससे कहीं वर्षों पहले से हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने फूड को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो आपका सॉलिटरी वास्प एक मेन शिकारी जो है, वो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ततैया भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। और जो अपने लार्वा के लिए यानी कि अपने बच्चों के लिए फूड को स्टोर करता है, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक व्यक्ति की आप पिक्चर देख सकते हैं, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसका रीजन भी जानेंगे, नाम क्या है, कहाँ के हैं, सब कुछ इस बारे में जानेंगे। ठीक है, और इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप अपने नोट्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर ज़रूर करें। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास स्पेशली फॉर सीटेट एंड केबीएस पीआरटी टायर 2 है। अब आप कहेंगे सर दोनों का लेवल सेम हो सकता है? नहीं, लेवल में जमीन आसमान का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वीडियो को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ये आसाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स लगाए और उन प्लांट्स के थ्रू एक पूरा फॉरेस्ट तैयार कर दिया, एक पूरा फॉरेस्ट बना दिया। आज उसमें बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स रहते हैं। इन आसाम जादव पयंग, इनका नाम क्या है, जादव पयंग। वो व्यक्ति हैं जादव पयंग जिन्होंने एक पूरा फॉरेस्ट बनाया अपने आप से, आसाम के हैं। नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो आप कहेंगे जादव पयंग। जादव पयंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहाँ के हैं? तो आसाम के हैं। इन्होंने क्या किया कि एक जो पूरा सैंडवार था उसको एक थ्राइविंग फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पूरा एक मरुस्थल जैसा था, रेगिस्तान जैसा था, उसको एक पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी रहते हैं, जैसे आप कहेंगे एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड वेरियस बर्ड स्पीसीज। हिज एफर्ट्स बिगिन इन 1979। उन्होंने ये अपना जो प्रोग्राम था वो 1979 से स्टार्ट किया, और ऐसा नहीं है कि एक दो साल में हो गया, बहुत सारा टाइम भी उनको लगा था। Devastation caused by floods on Majuli Island, leading him to plant trees to combat erosion and restore the इकोसिस्टम। अब वहां पे क्या था कि ये जहाँ पे रहते थे वहां पर बहुत सारा फ्लड आता था माजुली आइलैंड से, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे फॉरेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि फॉरेस्ट लगाने से क्या होगा कि हमारा जो फ्लड है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उनके माइंड में ये आया और उन्होंने धीरे धीरे प्लांट्स को लगाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो प्लांट्स थे वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ओवर द ईयर्स ही हैज प्लांटेड ओवर 1360 एकड़ ऑफ नेटिव। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्लांट लगाए, जिसमें आप देखेंगे कि 1360 एकड़ जो है वो एरिया उन्होंने कवर किया है अपने फॉरेस्ट से, अपने आप से लगाए हैं, किसी की हेल्प नहीं ली। Species creating a habitat that has attracted numerous animals and birds, making it a biodiversity hotspot। ठीक है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स, वर्ड्स, सारी चीजें रहती हैं, जिससे यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हुई है। ये जो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी लिखा हुआ है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो थोड़ा सा इस स्लाइड में एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज क्रिएटिंग, ये तो हमने देख लिया। हाँ, पाइंग्स डेडिकेशन एंड इनोवेटिव methods have earned him recognition and accolades। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। हाँ, इंक्लूडिंग द पद्म श्री अवार्ड इन 2015। इनको 2015 में पद्म श्री अवार्ड भी मिला है। तो मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट क्या है कि वो मैन कौन है, तो उनका नाम है जादव पयंग।
जादव पयांग वो व्यक्ति हैं जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहाँ के हैं? तो आइलैंड के हैं। इन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने देखा कि इनके एरिया में जो हमारा एक आइलैंड है उसका नाम भी आपको याद रखना है कि वहां से क्या होता था, बहुत सारा फ्लड आता था माजुली आइलैंड से। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको प्रिवेंट करने के लिए फॉरेस्ट लगाया और इनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं। नेक्स्ट ब्लैक पेपर के बारे में दिया है, आप इसको जरूर देखिएगा कि ब्लैक पेपर इज अ कॉमन स्पाइस इन आवर होम्स। इन द पास्ट ब्लैक पेपर हैज बिकम सो पॉपुलर एज अ स्पाइस दैट वास्को डी गामा क्रॉस्ड ओशंस टू कलेक्ट इट फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली हमारा जो ब्लैक पेपर था वो पहले इतना फेमस नहीं था, बाद में हुआ। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा था हिस्ट्री में कि एक वास्को डी गामा था और वो पुर्तगाली था और वो आता है इंडिया में और वहां से मसाले लेकर जाता है जिसमें ब्लैक पेपर एक मेन रोल प्ले करता है। तो ब्लैक पेपर जब वो अदर कंट्रीज में लेके जाता है तो ब्लैक पेपर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और आज के समय में इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। इट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो इंडिया है वो मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मिलेट्स मीन्स क्या होता है, जो हमारे मोटे अनाज होते हैं उनको मिलेट्स बोला जाता है। तो इंडिया जो है वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप जो राइस खाते हैं, आप जो गेहूं का आटा खाते हैं यानी कि चपाती खाते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन जो आपके मिलेट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स इनसे कहीं ज्यादा होते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट हमने क्या देखा कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में, और इंडिया जो है वो बनाना का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा करता है वर्ल्ड में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस यानी कि दाल्स इन द वर्ल्ड। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फर्स्ट क्या याद रखना है कि इंडिया जो है वो मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इंडिया जो है वो बनाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और इंडिया जो है वो आपका पल्सेस यानी कि दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। अब जिस प्रकार से हम प्रोडक्शन करते हैं उसी प्रकार से हमारी खपत भी होती है, यानी कि हम लोग ज्यादा लोग हैं यानी कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका कंजप्शन भी ज्यादा रहता है। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू इज यूज्ड इन मेकिंग हाउसेस एंड इन कुकिंग। आपने शायद नहीं देखा होगा, यदि आप साउथ इंडिया में कभी आए होंगे तो आपने इस टाइप की चीजें बहुत सारी देखी होंगी। तो मैं अभी साउथ इंडिया में हूँ तो मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। तो ये साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू इज यूज्ड इन मेकिंग हाउसेस एंड इन कुकिंग। जो बैम्बू है वो घर बनाने के लिए और खाना के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, मैंने भी खाया है। टेंडर बैम्बू शूट्स कैन बी टर्न्ड इनटू टेस्टी करी। जो टेंडर बैम्बू होता है ये, इसको हम टेंडर बैम्बू बोलते हैं, यानी कि जिनको हम क्या बोल सकते हैं, बैम्बू के छोटे छोटे किल्ले बोलते हैं। देसी भाषा में क्या बोलेंगे, बैम्बू के छोटे छोटे किल्ले, बैम्बू मीन्स बांस। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, इनसे करी बनाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट करी होती है। मैंने खाया और बहुत ही स्वादिष्ट करी ये मुझे लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड क्या था, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। अगर आप ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन मेथड का यूज करेंगे तो कौन कौन से आइटम्स को आप प्रिजर्व कर सकते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे, एक्सेप्ट फिश एंड पापड़। फिश एंड पापड़ का एग्जाम्पल मैंने दिया है, रिमेनिंग कुछ और एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में देंगे जिससे हम ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन के थ्रू फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिकलिंग एंड ऑयलिंग। पिकलिंग एंड ऑयलिंग की अगर हम बात करें तो आप मैंगो पिकल या फिर कोई भी अदर पिकल का जब यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऑयलिंग का यूज करते हैं और पिकलिंग का यूज करते हैं। यानी कि पहले उसको सुखाते हैं, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको दूर करते हैं और उसके बाद में उसको ऑयलिंग करते हैं, यानी कि उसके अंदर ऑयल डालते हैं। ठीक है, और इन सभी के मिनिमम 3 एग्जांपल्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। फ्रोजन पीस आप देखते हैं कि आपको फ्रोजन पीस मार्केट में मिल जाती है, तो वो क्या है, वो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग प्रिजर्वेशन मेथड का ही पार्ट है।
फ्रोजन पीज एंड मिल्क। कोई भी आपकी फ्रोजन पीज हो सकती है, फ्रोजन मिल्क हो सकता है, या फिर बहुत सारे आते हैं आजकल, फ्रोजन टिक्की भी आती है, फ्रोजन पराठा आता है, बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मिनिमम 3 आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, तो हमारे जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आप कहेंगे प्राइमरी टीथ होते हैं, सेकंड आप कहेंगे सेकेंडरी टीथ होते हैं। प्राइमरी टीथ जो है और सेकेंडरी टीथ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक आपका जो अपर पार्ट हो जाएगा, एक आपका लोअर पार्ट हो जाएगा। अब टोटल हम देखेंगे कि प्राइमरी टीथ कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं, तो आप कहेंगे 10 आपके प्राइमरी सीड्स हैं अपर साइड में, तो 10 ऊपर हैं, तो 10 नीचे भी हैं। ठीक है, तो 10 एंड 10 20। 20 आपके प्राइमरी टीथ हो जाएंगे। प्राइमरी टीथ कितने होंगे, 20। ठीक है, सेकेंडरी टीथ कितने होंगे, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 इधर है, 16 इधर है, यानी कि 32 आपके कौन से हो जाएंगे, सेकेंडरी टीथ हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। प्राइमरी टीथ कितने होंगे, तो आप कहेंगे प्राइमरी टीथ होंगे 20। सेकेंडरी कितने होंगे, तो आप कहेंगे 32। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो आपके बचपन में निकलते हैं टीथ, उनकी बात की जा रही है। लेकिन वो टीथ निकलने के बाद जो आपके परमानेंट टीथ आते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टीथ बोलते हैं, जो आपके 32 होते हैं। अब ये जो टीथ हैं वो भी आपके 4 पार्ट्स में होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फर्स्ट आप देखेंगे इंसीजर, देन कैनाइन, प्रीमोलर, देन मोलर। ठीक है, याद रखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सिंपल यहाँ पर मैंने, आप देखेंगे कि अलग अलग कलर का यूज किया है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इंसीजर की अगर हम बात करें, तो इंसीजर जो है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे ये ग्रीन वाले इंसीजर हैं, ये ग्रीन वाले इंसीजर हैं, तो 4 इधर हैं। इंसीजर कितने हैं, 4 इधर हैं और 4 ही इधर हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि टोटल इंसीजर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल हो जाएंगे 8। टोटल हो जाएंगे 4 इधर और 4 इधर, यानी कि इंसीजर हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अपर जॉ में इंसीजर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। लोअर जॉ में कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 8 होते हैं। ऐसे ही कैनाइन आपसे पूछा जा सकता है कि कैनाइन कितने होते हैं, तो कैनाइन कौन सा है, ब्लू कलर वाला, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो अपर जॉ में कितने हैं, अपर जॉ में 2 हैं। लोअर जॉ में कितने हैं, सेम लोअर जॉ में भी 2 हैं। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 4। ठीक है, टोटल हो जाएगा 4। अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 2, यानी कि टोटल 4 कैनाइन होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर टीथ कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे प्रीमोलर कौन से हैं, जो आपके येलो पार्ट वाले हैं, यानी कि 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। 2 एंड 2 4 एंड 4 एंड 4 8, यानी कि 4 इधर हैं अपर जॉ में, 4 हैं लोअर जॉ में। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आप कहेंगे हो गए 8। ठीक है, 8 आपके प्रीमोलर होते हैं। मोलर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे मोलर जो होते हैं 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 एंड 3 6, 6 एंड 6, तो आप कहेंगे 12। तो 12 आपके मोलर होते हैं। तो सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू, मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं। फर्स्ट आप देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, तो आप कहेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे प्राइमरी वो होते हैं जो हमारे बचपन में निकलते हैं, और सेकेंडरी मतलब परमानेंट टीथ होते हैं। प्राइमरी कितने होते हैं, 20 होते हैं। सेकेंडरी कितने होते हैं, 32 होते हैं। सेकेंडरी टीथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आप कहेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। इज दैट क्लियर, आई थिंक आपको समझ आया होगा। और अगर समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत करता हूँ ना, मेरा कभी पेड कोर्स आता था, इससे पहले भी मैं पढ़ाता था अनअकैडमी पे, लेकिन वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन थे जिसकी वजह से मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, तो ना मेरा कभी पहले पेड कोर्स आया, ना आज है, ना इन फ्यूचर होगा। सिर्फ आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर हूँ। आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन के बारे में हमारे दिया गया है एनसीईआरटी में। हाइजीन ऑफ योर टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टीथ की हाइजीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग, ब्रश योर टीथ रेगुलरली। टीथ को जो है वो रेगुलरली ब्रश कीजिएगा।
कीजिए और अपने माउथ को रिंस जरूर कीजिए। रिंस का मतलब है कि आप जो थोड़ा सा पानी पीते हैं और माउथ को इधर उधर चलाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारे माउथ में जो भी फूड लगा होगा वो पानी के थ्रू निकल जाएगा और डायरेक्टली हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा, हमारे टीथ क्लीन हो जाएंगे। फॉर अ डेंटल चेकअप और इफ एनी ऑफ योर टीथ आर एकिंग यू मे नीड टू सी अ डेंटिस्ट। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, एकिंग हो रहा है, एकिंग मतलब पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या है कि आपको कोई भी डेंटल चेकअप कराना है तो रेगुलरली आपको कराना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके जो टीथ हैं वो स्ट्रांग रहेंगे। टीथ नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जूस पियेंगे, वो अच्छा नहीं होगा। डू नॉट गल्प डाउन योर फूड। फूड को डायरेक्टली गल्प डाउन नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ रखा और सीधे स्टमक में, नहीं, उसको प्रॉपरली चबाना है। वांड अम्मा टू एट डिनर च्यू योर फूड प्रॉपरली। यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू दिया गया था कि वहां पर एक अम्मा थी, वो अपने बच्चे से बोल रही थी कि जो फूड है उसको डायरेक्टली गल्प डाउन नहीं करना है, निगलना नहीं है, क्या करना है, उसको प्रॉपरली च्यू करना है, चबाना है। चबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पखाला। पखाला या कांजी। पखाला या कांजी क्या है, तो फर्मेंटेड राइस जो है उसको पखाला बोला जाता है। फर्मेंटेड राइस को पखाला बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। और कहाँ बोला जाता है तो आगे देखेंगे, उड़ीसा में, ठीक है। फर्मेंटेड राइस कॉल्ड पखाला या कंजी। फर्मेंटेड राइस को पखाला या कंजी बोला जाता है। इज ईटन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट कूल्स द बॉडी एंड इज फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। और ये कहाँ का ट्रेडिशनल डिश है, तो आप कहेंगे ये आपका उड़ीसा का ट्रेडिशनल डिश है। फर्मेंटेड राइस को ही पखाला बोला जाता है। और पखाला या कंजी कहाँ का डिश है, तो आप कहेंगे उड़ीसा का फेमस डिश है। स्वच्छ भारत विद्यालय, ठीक है। आपने स्वच्छ भारत अभियान पढ़ा था, उसी के तहत एक और अभियान यानी कि मूवमेंट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आप इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। सो स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय यानी कि क्लीन इंडिया ग्रीन क्लीन स्कूल्स इज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। ये स्वच्छ भारत मिशन का ही पार्ट है जो कि हमारी गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या है, इट फोकसेस ऑन कीपिंग स्कूल क्लीन एंड हेल्दी फॉर ऑल। स्कूल को क्लीन रखना, हेल्दी रखना ही इसका मेन एम है, इसको याद रखेंगे। दिस includes clean toilets, safe drinking water, proper waste management and hygiene education। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल सारे स्कूलों में ही जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको अच्छा बनाया गया है और साथ ही साथ जो वहाँ का मेंटेनेंस है वो प्रॉपर किया गया है आपके टॉयलेट वगैरह का, ठीक है। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू स्टडी इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। सभी के पास ये राइट है कि वो एक क्लीन एंड जो आपका सेफ एनवायरनमेंट है उसमें क्या करें, स्टडी करें। क्योंकि जब तक वो सेफ फील नहीं करेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, तब तक शायद प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। द स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मूवमेंट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2014। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मिशन कब स्टार्ट किया गया, तो आप कहेंगे 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मिशन स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पर एक ये आप देख सकते हैं, एक ब्लेज है, हाँ, मेलिनोंग। मेलिनोंग इन मेघालय इज सेलिब्रेटेड एज एशियाज क्लीनेस्ट ब्लेज। जो मेलिनोंग है वो मेघालय में है। मेलिनोंग कहाँ है, तो मेलिनोंग जो है वो मेघालय में है। और ये एक एशिया का क्लीनेस्ट ब्लेज है। एशिया का सबसे क्लीन ब्लेज कौन सा है, तो आप कहेंगे एशियाज क्लीनेस्ट ब्लेज इज मेलेनोंग। मेलेनोंग कौन सा, मेलेनोंग जो है वो आपका एशिया का सबसे क्लीन ब्लेज है। और कहाँ है, तो आप कहेंगे मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में है, बहुत ही क्लीन इसको माना जाता है, ठीक है। मडी फ्लोर, मडी फ्लोर यानी कि मिट्टी से बना हुआ फ्लोर, इसके बारे में प्रीवियस एनसीईआरटी में भी दिया था। इन मैनी ब्लेड्स पीपल क्लीन फ्लोर्स विद काउ डंग एंड मड टू कीप इंसेक्ट्स अवे एंड कीप द हाउसेस कूल। ये क्यों मडी फ्लोर बनाते हैं, तो मडी फ्लोर बनाने के
कई सारे रीजन हैं। फर्स्ट रीजन है कि उससे इंसेक्ट दूर रहते हैं, मडी फ्लोर बनाते हैं तो उससे इंसेक्ट भी दूर रहते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कूल रहता है। आप देखेंगे कि आप अगर किसी मडी प्लेस पर पैर रखेंगे तो आपको कूल फील होगा, और आप सीमेंटेड प्लेस पर पैर रखेंगे तो आपको हीट फील कराएगा। नेक्स्ट, द जल शक्ति अभियान। द जल शक्ति अभियान, द जल शक्ति अभियान is a campaign to save the protect water. The Jal Shakti Abhiyan officially started on July 1st 2019. It encourage people to plant trees. ये क्या है? जल शक्ति अभियान क्या है? ये जो है वो वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और कब स्टार्ट किया गया? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट किया गया। और इट इनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज, कैच रेन वाटर एंड यूज वाटर वाइजली। इसमें बताया गया कि हमें क्या करना है, प्लांट्स को बहुत ही अच्छी मात्रा में लगाना है, साथ ही साथ आपको रेन वाटर को कैच करना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रेन वाटर आता है वो वेस्ट हो जाता है, आपको उसको स्टोर कर लेना है। इस तरीके से चीजें इसमें बताई गई हैं। वाटर को वाइजली यूज करना है, अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। Schools can help students learn fixing leaks, collecting rainwater and learning about the smart water use. इसमें स्टूडेंट्स को बताया गया कि स्कूल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बताया गया कि आप जो हैं वो क्या करें, हमारे जो टैप्स हैं उनको फिक्स करें, कहीं से कोई लीकेज है तो उसको फिक्स कर लें, साथ ही साथ जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट कर लें, और जो वाटर है उसको स्मार्ट तरीके से यूज करना है, अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। ये सारी चीजें स्कूलों को थ्रू स्टूडेंट्स को बताया गया। वाइल लर्निंग एंड टेकिंग स्मॉल एक्शंस, स्कूल कैन हेल्प प्रोटेक्ट वाटर एंड टीच एवरीवन व्हाई सेविंग वाटर मैटर्स। और इसके थ्रू जब बच्चे जाएंगे घर पर तो घर पर बच्चे बताएंगे कि सर ने ऐसा बताया था कि इस तरीके से वाटर को कलेक्ट करना है, वाटर वेस्ट नहीं करना है, बच्चे घर पे जाकर बताते हैं। तो ये मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो अपने घर पर जाएगा और अपने पेरेंट्स को भी बताएगा, तो इजीली हम इस समस्या से उभर सकते हैं। नेक्स्ट, इन लद्दाख, इन लद्दाख स्टूडेंट्स हेल्प मेक आइस स्तूपास। लद्दाख में आइस स्तूपास बनाते हैं, टॉल आइस टावर्स एंड स्लोली मेल्ट इन समर टू वाटर स्कूल गार्डन्स। इसमें क्या है कि लद्दाख में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो आइस स्तूपास बनाते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे टावर के जैसे बना देते हैं, बहुत ही हाइट पे, ठीक है। और वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जब समर आता है तो समर में वो मेल्ट होता है, मेल्ट होके अब उसी से गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं बगीचों का, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। अननेसेसरी यहाँ पे हम कोई भी बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्टडी, आपके एम के बारे में बात करते हैं कि आप